नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित प्रेमा उपन्यास का हिंदी ऑडियो। आइए सुनते हैं इसका पहला भाग, सच्ची उदारता। संध्या का समय है। डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशे की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही हैं, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती हैं। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हुई हैं। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा। फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वो बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। एक तरफ साइस घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुध न थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलाती थी और हाथ भी आप ही आप इशारा करते थे, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। इसी बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्टा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृत राय। अमृत राय ने चौंक कर सर उठाया और बोले, ओह, आप हैं मिस्टर दाननाथ, आइए बैठिए। आप आज जलसे में ना दिखाई दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृत राय आश्चर्य से बोले, हैं, आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारी लाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। दाननाथ बोले, ईश्वर जानता है, मुझे जरा भी खबर न थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों को सुनने का बहुत दिनों से शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। किस बात पर व्याख्यान था? अमृत राय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। आज जैसा सच्चा देशभक्त और जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या ना माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग अपने आप ही खिंचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों को सुनने का कई बार आनंद प्राप्त किया है, मगर आज की स्पीच में तो बात ही कुछ और थी। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी ज़बान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोज़ काम में लाया करते हैं। विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है। दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को सुनने का अत्यंत शौक हुआ। बोले, यार मैं जन्म का अभागा हूँ, क्या फिर कोई व्याख्यान ना होगा? अमृत राय बोले, आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं, उधर से आगरा को चले जाएंगे, फिर नहीं मालूम कब दर्शन दें। दाननाथ बोले, अपने कर्म की हीनता की क्या कहूँ। आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो ज़रा दीजिए, उसी को देखकर जी को ढारस दूँ। इस पर अमृत राय ने वही कागज़ का टुकड़ा जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे, दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझे सवार हो जाती हैं तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते। समझाने लगे, मित्र, तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो। तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है, वह कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है। अमृत राय बोले, अब तो जो होना हो सो हो। जो बात दिल में जम गई वह तम गई। मैं खूब जानता हूँ कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बढ़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ बोले, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे उसका ऊंच नीच खूब विचार ले।
अप्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफ आइए। आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सब के सब पुरानी लकीर के फ़कीर हैं। मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल न सकेगा, और फिर आपका सहायक भी कोई नज़र नहीं आता। अकेले आप क्या बना लेंगे? शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सके। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे। अमृत राय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर बड़ी गंभीरता से बोले, दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसे बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे? अकेले आदमियों की कारगुजारी से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध कौन था? एक जंगल का बसने वाला साधु, जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सर धर चुका था। आपको कितने प्रमाण दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं। कौमें मर गई हैं, आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा हैं। आप जानते हैं कि प्लेटो का एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो यह जानते हो कि वह किस देश का रहने वाला है। दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जीना माना। एक बार और उलझना आवश्यक अच्छी जान पड़ी। मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया। ऐसे जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी ना सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम आंखें रचाते हैं मगर अंधे हैं। हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं। हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वह दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हों। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं और नई बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे का पार लगाना, जबकि मल्लाह ऐसे बाद और कादर है, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृत राय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, निसंदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही है। अमृत राय बोले, मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों न नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। तब मैं जलसे से लौटकर आया हूँ, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो। आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूं। तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा जथा अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा से मुझको कोई डिगा नहीं सकता। ऐ थक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दुर्दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा। इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ। यह कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे, उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे, बोले, अच्छा मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू हैं। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का यह इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वह सन्नाटे में ज़मीन की तरफ ताकते रहे। जब सर उठाया तो आंखें लाल थीं और उनमें आंसू डबडबाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था,
मैं उस पर जान देता था, और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहिनी सूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी चीज़ जगह नहीं पा सकती। देखिए, यह वह फ़ोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था। आज इससे भी अलग होता हूँ। यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिल में अब किसी नवयौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेना चाहिए, मगर ना पा सके। बोले, अमृत राय, बड़े शौक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की, जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे बैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था, और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है? ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस बात पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते यह कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाएं। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृत राय बोले, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूँगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए, और अमृत राय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था। खुद भी वकालत पास कर चुके थे, और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप दादे ने ऐसा नाम कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाब मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी, और यह अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते, तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया, और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कमी न थी। धन द्रव्य, गाड़ी घोड़े सभी मौजूद थे। अमृत राय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे। वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक विवाह ना करूँगा। उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और लिखने पढ़ने सीने पिरोने में निपुण थी। अमृत राय के इशारे से उसको थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी, और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज भी दोनों का साथ रहा, वकालत भी साथ पास की, और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है वह उनमें थी। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर यह बात कभी उसकी ज़बान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृत राय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृत राय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो। वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृत राय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए, तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमृत राय ने एक ना सुनी। मित्र का जो धर्म है
वह दाननाथ ने पूरा कर दिया। मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहाँ से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए। कोट पतलून उतार दिया और सीधे साधे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उसके दिल की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज़ ना कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगें। फिर सोचता कि कहीं अमृत राय अपना इरादा पलट दें और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूँगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहिनी सूरत आँख के सामने आ गई तब यह सब शंकाएं दूर हो गई और वह बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए।